हाँ तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो जैसा कि आपको पूर्व में भी बता दिया गया है कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से हमारे शिक्षण बिंदु या टीचिंग पॉइंट हैं, और जैसा कि यहाँ पे मैंने चैप्टर के ऊपर लिखा हुआ है, ये जो हमारा चैप्टर है ये 4 अंक का होगा। और यहाँ पे थोड़ा, ये 4 अंक का चैप्टर है। इंट्रोडक्शन पहला पॉइंट इसमें इंट्रोडक्शन, ये 4 इंट्रोडक्शन जो है हमारा प्रस्तावना है। और दूसरा पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, यानी कि क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस। और तीसरा पॉइंट हमने कर रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इसका मतलब है क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण है ये वाला पॉइंट, क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण। और अगला जो पॉइंट हमारा है वो है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका, ये हम आगे पढ़ेंगे। और फिर है अगला पॉइंट हमारा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। तो एकक कोशिका में कणों की संख्या के ऊपर गणना है ये, कि अगर हमारी जो एकक कोशिका है, यूनिट सेल है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या क्या होती है। अगला जो पॉइंट है ये हमारा है पैकिंग इन सॉलिड्स। पैकिंग इन सॉलिड्स का मतलब है ठोसों में संकुलन क्षमता। संकुलन क्या होता है ठोसों में, यानी कि पैकिंग आप जानते हैं। पैकिंग का मतलब पैक करना है, ठोस में किस तरीके की पैकिंग होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरस्टिशियल वॉइड्स का मतलब है अंतराकाशीय रिक्तियां। तो एक पॉइंट हमारा ये होगा आज के वीडियो में। और पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है ठोसों में संकुलन क्षमता। हर ठोस की अपनी एक पैकिंग एफिशिएंसी होती है, हर ठोस के अंदर कुछ ना कुछ संकुलन क्षमता होती है, पैकिंग की कैपेसिटी होती है। तो हर एक ठोस की अलग अलग कैपेसिटी है। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। एकक कोशिका में घनत्व की गणना पे आधारित न्यूमेरिकल होंगे, इसमें फॉर्मूला होगा, इसका भी स्टडी करना है। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, इसका मतलब है ठोसों में अपूर्णता। इम्परफेक्शन अपूर्णता है, यहाँ पे शुद्धता को गोल कर दिया गया तो ये गलत है, ये हमारा गलत पॉइंट है, ये सही है, ठोसों में अपूर्णता। तो ठोस अवस्था, जैसा कि मैं आपको पहली क्लास में भी ये समझा चुका हूँ कि ठोस किसे कहते हैं। प्रत्येक ठोस पदार्थ जो है अवयव, कण, अणु, परमाणु या आयन से मिलकर बना होता है। और जब हम इसका विस्तृत रूप देखते हैं तो इसको हम क्रिस्टल जालक वगैरह कहते हैं। ठोसों के सामान्य लक्षण, जनरल प्रॉपर्टीज या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, ये आपने पढ़ लिया है कि ठोसों के द्रव्यमान, आयतन तथा आकृतियां तीनों ही निश्चित होती हैं। ठोस के कणों के मध्य प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ठोस के सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में या ठोस के कणों के बीच में। ठोस के कणों के मध्य अंतराणविक दूरियां बहुत कम होती हैं। तो जो हमारे सॉलिड हैं, जो ठोस हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अंतर आणविक डिस्टेंस, अंतर आणविक दूरी या अणु के बीच की दूरी बहुत कम होती है। ठोस के संघट कणों को रूपांतरित गतियां नहीं होती हैं। तो ट्रांसफरेंस ऑफ पार्टिकल्स इसमें नहीं है, गति नहीं करते इनके कण, केवल वाइब्रेट करते हैं, अपनी पोजीशन पर कंपन करते हैं। ठोस कठोर होते हैं, असंपीड्य होते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा ठोसों का वर्गीकरण, ये भी हमने स्टडी किया है पॉइंट, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। हमें क्रिस्टलीय ठोसों में पैकिंग एफिशिएंसी या उनकी अणु या
अणु का मतलब है उनके कण से, परमाणु हैं, आयन है। एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड से ये साइंटिस्ट ने पता लगाया है। तो ये दो प्रकार की व्यवस्था इनमें मिलती है, दीर्घपराशी और लघुपराशी। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक की भी बात हो चुकी है और इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। विषमदैशिक होते हैं हमारे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इनके संघटन ये भी आप थोड़ा देख लेंगे। अणु, परमाणु या आयन के मध्य में लघुपराशी व्यवस्था या जो क्रमबद्ध इनके जो एक जैसा अरेंजमेंट, पूरे होल जो पार्ट होगा अक्रिस्टलीय ठोस का, पूर्ण भाग के अंदर समान अणुओं का वितरण नहीं होता है, अरेंजमेंट अलग अलग होता है क्रिस्टलीय ठोस में। ये आपको लिखना है। अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक तीक्ष्ण नहीं होते हैं, ये भी आपको लिखवा करवा रखा है। ये हमारे पॉइंट हो चुके हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों का प्राय अतिशीत द्रव कहा जाता है। इसके पॉइंट यहाँ पे लिखे कि अक्रिस्टलीय ठोस कांच में कुछ सीमा तक, इनमें अक्रिस्टलीय ठोसों में, अक्रिस्टलीय ठोस कांच में कुछ सीमा तक अति मंदता से बहने का गुण पाया जाता है और वर्षों पुराने मकानों की खिड़कियों पर लगे कांच नीचे की ओर मोटे तथा ऊपर की ओर पतले हो जाते हैं। इसके कारण ये लिखा है क्योंकि इनमें गुरुत्व के प्रभाव के कारण खिड़की के कांच ताप बढ़ने पर नीचे की ओर बहने लगता है। तो ताप का भी असर होता है इसके टेम्परेचर पे कांच के, और इसमें गुरुत्व भी कार्य करता है जिसके कारण कांच नीचे की ओर धीरे धीरे बहने लगते हैं इसके पार्टिकल, और नीचे की ओर बहने लगता है जिससे नीचे की ओर कांच की सरफेस थोड़ा सा अपेक्षाकृत मोटी हो जाती है। और फिर ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में आपको अंतर लिखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ से क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण ससंजक बलों के आधार पर वर्गीकरण है। तो जैसे कि आपको ये पॉइंट आपको नोट भी कराया है, ससंजक बलों के आधार पे, या हम इसको कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल में जो बल होते हैं उसके आधार पे हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। ठोसों के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में कौन कौन से बल होते हैं उसके आधार पे हम आणविक ठोस का या ठोसों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो पॉइंट है क्रिस्टलीय ठोसों का वो है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, थर्ड है धात्विक ठोस, फोर्थ है सहसंयोजी ठोस। तो आणविक ठोस क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर ठोस, ऐसे ठोस पदार्थ जिनके जो अणु हैं वो मॉलिक्यूल्स के द्वारा निर्मित हों या वो ठोस का निर्माण अणु करते हों, उनको हम मॉलिक्यूलर ठोस कहेंगे। जैसे इसमें उदाहरण हम पढ़ लेंगे, ठोस बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके के उदाहरण हमारे इसमें बनेंगे। अब ये जो ठोस के एक अणु की बात करेंगे तो उसमें जैसे हम ठोस CO2 की बात करते हैं तो इसमें CO2 आएगा एक मॉलिक्यूल, और बर्फ में हमारा H2 एक मॉलिक्यूल होगा। इसी प्रकार जो आयनिक ठोस हैं उनमें जो आयनिक बल होंगे या इनके अणु जो बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे वो एक प्रकार का आयनिक बॉन्ड होगा, और वो जो कण होंगे जिस पदार्थ का निर्माण करेंगे उसको हम आयनिक ठोस कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो अवयवी कण होंगे आयनिक क्रिस्टल को बनाने वाले या आयनिक ठोस को बनाने वाले पार्टिकल हमारे आयन्स होंगे। ये अभी आपको बताया है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे, यानी कि इनको हम पॉजिटिव नेगेटिव ना कह करके कैटाइन और एनाइन कहते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में हम इनको कहेंगे कैटाइन। कैटाइन का मतलब है धनाइन, एनाइन का मतलब है ऋणाइन। धात्विक ठोस भी हमारे एक प्रकार के मेटेलिक सॉलिड्स में आ जाएंगे। इसमें जैसे हम प्योर गोल्ड की बात करें, प्योर सिल्वर की बात करें, चांदी, प्योर प्लेटिनम है, और कॉपर है, आयरन है, ऐसे धात्विक ठोस, इनको मेटेलिक सॉलिड कहेंगे। इनमें जो है धनाइन जो है हमारे होंगे पार्टिकल की, एटम्स की जो धनाइन है
वो इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र से घिरे होते हैं। तो इनको बनाने वाले अवयवी कण हमारे धातु परमाणु के आयंश हैं। सहसंयोजी ठोस या कोवैलेंट सॉलिड्स। कोवैलेंट सॉलिड्स में हमारे सहसंयोजी ठोस आ जाते हैं। जैसे हम इसमें बात करते हैं, कार्बन के दो अपरूप हैं यहाँ पे, ग्रेफाइट और डायमंड। तो दोनों ठोस होते हैं। दोनों में जो है कार्बन परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजी नेटवर्क या सहसंयोजी बॉन्ड के द्वारा ठोस परमाणु का गठन करते हैं, ठोस नेटवर्क बना लेते हैं, सहसंयोजी नेटवर्क। अब इसका हम यहाँ वर्गीकरण कर देते हैं। ये हमारी बुक जो नोट्स है, नोट्स का पेज नंबर 4 पड़ा है, ये चौथा पेज होगा हमारा, तो इस पे भी ध्यान देना आप। क्रिस्टल, यहाँ पे हमने इसका वर्गीकरण किया है। इधर क्रिस्टल का प्रकार हो गया, ये क्रिस्टल का प्रकार, ये क्रिस्टल संरचनाएं, इकाई, उनको संरचनात्मक इकाई क्या होगी, ससंजक बल, उनमें कौन से बल कार्य करेंगे, इसमें उदाहरण। तो अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 है हमारा आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल हमारे आणविक ठोसों की बात करेंगे। इसके अणु, इसमें जो संरचनात्मक इकाई इसको बनाने वाली, इसकी रचना को बनाने वाले, आणविक ठोस को बनाने वाले जो कण होंगे, उन कणों को हम अणु कहेंगे, मॉलिक्यूल्स कहेंगे। और ये 3D में व्यवस्थित होंगे। 3D का मतलब है त्रिविमा में व्यवस्थित होंगे। 3 डायमेंशन फॉर्म कहते हैं इसको, त्रिविमा में ये व्यवस्थित होंगे। और इनके भी जो आणविक ठोस हैं, जिनकी संरचना को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं या अणु हैं, वे अणु एक दूसरे से वांडर वाल्स बल के द्वारा जुड़े होंगे। दुर्बल वांडर वाल बल लिखा है, तो दुर्बल का मतलब होता है वीक वांडर वाल फोर्सेस। वीक वांडर वाल फोर्सेस इसमें कार्य करेंगे। तो वांडर वाल्स फोर्सेस में एक चीज है कि ये एक प्रकार का कमजोर आकर्षण होता है अणुओं के बीच में। इनमें जो है कोई इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता। तो एक प्रकार से ये आकर्षण है अणुओं के मध्य, जिसके कारण अणु आपस में परस्पर जुड़ जाते हैं। शुष्क बर्फ इसका उदाहरण है। शुष्क बर्फ, तो शुष्क बर्फ की संरचना बनाने वाले हैं उसके अणु H2O। और उसके बाद है शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें हम, तो इसके कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर को बनाने वाले अणु CO2 का कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, कई सारे अणु होंगे। इसी प्रकार से ठोस मीथेन है। ठोस मीथेन को हम CH4 सॉलिड कह सकते हैं। आयोडीन है I2 को भी संरचना, आयोडीन की संरचना को बनाने वाले कण जो हैं उसके आयोडीन के मॉलिक्यूल होंगे। आर्गन है। दूसरा जो है हमारा आयनिक क्रिस्टल। दूसरा ठोसों का वर्गीकरण में आता है आयनिक क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टल में जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके संरचना को बनाने वाले, यहाँ पर हमने हेडिंग लिखा हुआ है संरचनात्मक इकाई, जिसका अर्थ है कि आयनिक क्रिस्टल या आयनिक ठोस को बनाने वाली जो पार्टिकल हैं या जो कण हैं वो होंगे धन एवं ऋणायन। ऋणायन और ऋणायन मुक्त आवेश एक 3D में व्यवस्थित। 3D का मतलब अभी ऊपर समझाया था, त्रिविमा, जिसमें आयनों का अरेंजमेंट X, Y और Z 3 विमा होगा, 3 विमाओं में होगा। और यहाँ पे तीनों जो बीमाएं हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, 90 अंश के कोण पे बना होती हैं, जिसे हम 3D फॉर्म कहते हैं। यानी कि X और Y सरफेस के बीच में 90 अंश, Y और Z के साथ 90 अंश, प्रत्येक के साथ यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है हर सतह के साथ, तो उसे हम 3D फॉर्म कहते हैं। यानी कि आयंस का जो अरेंजमेंट होगा वो 3D के रूप में होगा। आयन परस्पर जो जुड़े होंगे वो एक प्रकार का जो प्रबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे, जिन्हें आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होंगे, कूलामिक बल भी कहते हैं इनको। प्रबल विद्युत आकर्षण बल लगा है
तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आयंस के मध्य में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है, और इसके उदाहरण हैं NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट। इसके अलावा 3 सहसंयोजी क्रिस्टल है, 3 सहसंयोजी क्रिस्टल है, 2 या 2 से अधिक सहसंयोजी क्रिस्टल 2 या 2 से अधिक परमाणु सहसंयोजी बंधों द्वारा अणु बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे सहसंयोजी ठोस जो लिखा है यहाँ पे, इसकी संरचना को बनाने वाले जो कण हैं हमारे, वो होंगे परमाणु होते हैं यहाँ पे ये जैसे हम डायमंड और ग्रेफाइट की बात करें तो ये कार्बन के अपने परमाणु हैं जो परस्पर सहसंयोजी बॉन्ड के द्वारा आपस में अणु बनाते हैं। ये भी 3D रूप में होंगे और इनमें प्रबल सहसंयोजी बंध, या हम इसे कह सकते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। इसके उदाहरण है क्वार्ट, डायमंड, क्वार्ट्ज है, और सिलिकॉन है, सिलिकेट है, या हम यहाँ पे ग्रेफाइट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका उदाहरण ग्रेफाइट भी आएगा। यहाँ पे हम ग्रेफाइट भी उदाहरण में लिख सकते हैं। ये तो हमारा एक उदाहरण ग्रेफाइट भी हो सकता है। धातु क्रिस्टल, इनके जो धनायन होंगे धातु क्रिस्टल के उदाहरण मैंने आपको बताए थे, इसमें प्योर मेटल आती हैं, जैसे हम प्योर गोल्ड की बात करें, प्योर प्लेटिनम की बात करें। शुद्ध अवस्था में जो धातुएं हैं उनके जो संरचनात्मक उनकी संरचना को तैयार करने वाले जो कण हैं उनको हम कह सकते हैं धनायन। और प्रत्येक धातु का धनायन जो है अगले धातु परमाणु की गतिशील इलेक्ट्रॉन के संपर्क में होता है या इलेक्ट्रॉनों के सागर में स्थित होता है। इस प्रकार से ये नेटवर्क एक लार्ज नेटवर्क बनता है, विशाल नेटवर्क होता है इसके अंदर धनायन और गतिशील इलेक्ट्रॉनों के बीच में। और यहाँ पे जो पॉइंट है हमारा ससंजक बल, इनके बीच में एक धात्विक बंध कार्य करता है गतिशील इलेक्ट्रॉन और धनायन के बीच में। तो ये प्रबल आकर्षण बल इनमें पाए जाते हैं। उदाहरण यहाँ देख लीजिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सभी धातुएं जैसे गोल्ड है, चांदी है, कॉपर है, आयरन है, जिंक है, और कुछ मिश्र धातुएं जैसे पीतल हम कह सकते हैं, बेल मेटल है, हमारे पास घंटी होती है स्कूल की। तो ये सब एग्जाम्पल हैं धात्विक क्रिस्टल के। तो आज हमारा वीडियो यहीं तक होगा, फिर मैं कल आपको यहाँ से क्रिस्टल जालक और एक कोष्टिका के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।